बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ जी इस तीसरे प्रोग्राम में जो कॉन्वर्सेशंस ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट पर हमने शुरू किया। हम पहले दो प्रोग्राम्स में आपको याद होगा कि पहले प्रोग्राम में हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है और ये दो डिफरेंट चीज़ों के हवाले से जो प्रेजेंट की थी मैंने कि ये इनको एक नहीं समझना चाहिए, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और दूसरी जो बात मैंने गुजारिश की थी आपसे वो ये थी कि बिकॉज दिस इज अ वेरी एकेडमिक प्रोग्राम और मैं इसको समझता हूँ कि इसमें ट्रू लर्निंग की स्पिरिट होनी चाहिए और लोगों को जो इसमें शामिल होते हैं अगर वो ये चाहते हैं कि इसके सही नताइज भी अपनी जिंदगियों में देखें तो फिर हमें इसको एक स्टूडेंट की तरह एक लर्नर की तरह लेना चाहिए इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और इसमें मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट माय रिकमेंडेड लर्निंग जर्नल। जर्नलिंग जो है हमारे इस प्रोग्राम में काफ़ी अहमियत की हामिल है, चाहे वो पॉजिटिविटी से रिलेटेड हो, प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ का प्रोग्राम हो, या बीइंग द पेरेंट्स। अभी पिछले दिनों हमारा एक प्रोग्राम खत्म हुआ बीइंग द पेरेंट्स आवर चिल्ड्रन डिजर्व के नाम से। तो वट एवर दी प्रोग्राम उसमें हम इसको एक बड़ा पिवटल रोल देते हैं जर्नलिंग को। और ये जो जर्नलिंग जिसकी अभी हमने जिक्र किया वो बेसिकली इट्स अबाउट लर्निंग। आज का जो हमारा सेशन है इट रिलेट्स टू क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। ये मैंने आपसे आपको पिछली दफा ही वार्न कर दिया था कि जो हमारे दो अगले सेशन हैं, यानी एक लास्ट टाइम का और एक इस दफा का, ये कुछ एकेडमिक नेचर के हैं। इसकी वजह ये है कि जिस तरह मैं अभी आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि दिस इज अ लर्निंग प्रोग्राम, इट इज नॉट अबाउट डिलीवरिंग लेक्चर्स ओनली। तो उसको हमें उसी स्पिरिट में अगर लेके चलना है तो हम कुछ चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके साथ जो आइडियाज शेयर करूंगा वो जाहिर है कि एक इंसानी काविश है और एक इस इंसानी काविश को आपको भी क्रिटिकली इसको देखना है, इसको इस पर गौर करना है, इसके खदोखाल ठीक करने में मदद करनी है एज एज कंट्रीब्यूटर्स, एज स्टूडेंट्स, एज लर्नर्स। और मुझे भी इस पर अपने जहन को खुला रखना है। तो इस सिलसिले में जो एक स्किल हम बिल्कुल आगाज में अपने प्रोग्राम के इंट्रोड्यूस कराते हैं दैट इज नोन एज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे जी। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की जिस पहलू से हम आज बात कर रहे हैं दैट प्राइमरली रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की बहुत सारी अप्रोचेज हैं जो दुनिया में पाई जाती हैं। जिन लोगों को फलसफे से दिलचस्पी है वो एनालिटिकल फिलॉसफी का एक स्कूल है जिसमें लॉजिक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसको क्रिटिकली लॉजिकल जो इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ये सारी चीजें जो हैं इनके जरिए से परखना। इसके बाद प्रैग्मेटिज्म का एक स्कूल है। इसके बाद नेचुरल साइंसेज का एक स्कूल है जिसमें कि आप जो लोग साइंस को समझते हैं, जानते हैं, हाइपोथेटिक और डिडक्टिव मेथड जिसे कहते हैं, वो भी एक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ही की एक एस्पेक्ट है। और एक है जिसको आप क्रिटिकल थ्योरी कहते हैं, ये फ्रैंकफर्ट का स्कूल है। ये भी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इट इज एन ऑफशूट ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल। और ये असल में सब चीज़ों को कोशिश की है स्टीफन ब्रुकफील्ड ने कि इनको जमा किया जाए और इसको इस तरह से हम क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करना अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं कि वो नए आइडियाज, अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने एक्शंस इवन पर क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करके उनको बेहतर करने की कोशिश करें। ये जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है इसमें मैं आगे चल के आपको इसकी बिल्कुल ब्रीफली आज एक तारुफ करा रहा हूँ। इसमें आमतौर पर हम काफी सेशंस लगाते हैं जी, इसको आपने ध्यान में रखना है बिकॉज इट इज अ डिफिकल्ट स्किल। इनफैक्ट इसको आज तक जो हम करते रहे हैं उसमें जनरली इट वाज कंसिडर्ड एज अ प्री टेक्स्ट टू द वर्कशॉप। हर दफा वर्कशॉप के साथ बल्कि अब जब हमारी टीम ने ये फैसला किया कि इसको ज्यादा रेगुलर किया जाए तो फिर इसको एक स्टैंड अलोन वर्कशॉप के तौर पर जो कि 8-10 सेशंस पर मबनी होती है जी। इसलिए ये
इंट्रोडक्शन तो मैं आज भी आपको उसका तकरीबन पूरा करा दूंगा, लेकिन ये प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा इसमें जरूरत होती है। इंट्रोडक्शन से आप क्रिटिकली रिफ्लेक्टिव पर्सन बनते नहीं है। So today we are going to be talking briefly about what is critical reflection, जिसको हम अपने स्टूडेंट्स में प्रमोट करना चाहते हैं। ये वाला एस्पेक्ट है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ये इसमें 4 हिस्से हैं जी। The first part is identifying the assumptions that frame an idea, an opinion, or a thinking, and or determine an action. आपने किस तरह से उन आइडियाज को, उस ओपिनियन को या उस थिंकिंग पर किस तरह से गौर करना है, इसके पीछे जो अजम्पशंस हैं उनको समझना। इट इज अ डिफिकल्ट थिंग, ये ज़हन में रखिएगा कि इट इज नॉट एन इजी थिंग फॉर अ बिगिनर। और इस मामले में जो चीज बहुत अहम रोल प्ले करती है वो ये कि ये सोशली लर्निंग इसमें बहुत ज्यादा बेहतर और तेज होती है। अकेले काम करना ये ज्यादा मुश्किल होता है। आप जिस साथ लोगों के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि हम इसमें ग्रुप्स में इसको सिखाना ज्यादा वी रिकमेंड दैट। और ये बात हमेशा ज़हन में रखिएगा कि वॉट एवर द आइडिया दैट इज बीइंग प्रपोज्ड, कोई भी आइडिया हो, कोई फैसला हो, कोई डिजाइन हो किसी एक्टिविटी का, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सम assumption। ठीक है जी। और जनरली हम जब ये जो आज का हमारा कल्चर जो वजूद में आ गया है, उसमें बजाय इसके कि हम लोगों की आइडियाज और उनकी थॉट्स और उनके एक्शंस के पीछे जो अजम्पशंस हैं उनको उन पर गौर करें या उन पर इनवाइट करें गौर करने को, हम आर्गुमेंट्स शुरू कर देते हैं। आर्गुमेंट शुरू करने का मतलब ये है दैट रादर देन टेकिंग एन आइडिया इन ऑन इट्स ओन मेरिट, हम अपना एक दूसरा आइडिया प्रपोज कर देते हैं। ठीक है जी। क्योंकि ये जो हम जितना भी काम आगे कैरेक्टर डेवलपमेंट का, पेरेंटिंग का, पॉजिटिव लिविंग का ये जो काम करते हैं, इसमें कुछ नए आइडियाज हैं जिनको डिस्कस किया जाता है। तो इसमें आम तौर पर एक सवाल बहुत अमूमी तौर पर जो हम पूछते हैं वो ये है कि इस आइडिया के पीछे आपके ख्याल में assumptions क्या हैं। और कई मरतबा इस पर मुझ पर भी ये बात वाजे होती है इसके नतीजे में कि यहाँ पर कुछ ऐसी assumptions हैं जो समझी नहीं जा रही हैं। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि कई मरतबा ये भी होता है जिंदगी में कि वी टेक मेनी थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इन 19 अराउंड 87 मैंने जब टीचिंग शुरू की तो मैंने एक मेरा एक assumption थी मेरी, which has proven to be absolutely wrong over the years। और वो assumption ये थी कि जो कॉलेज गोइंग एडल्ट स्टूडेंट्स होते हैं 18-19 साल के, वो सेल्फ रेगुलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं। दे आई एक्सपेक्टेड देम टू बी सेल्फ रेगुलेटेड। जो पहला सेशन किया उसमें ये कुछ हद तक कामयाब भी रहा, और इसके बाद रफ्ता रफ्ता देखते ही देखते ऐसे सिचुएशन चेंज हुई है कि ये इसके अंदर कोई कामयाबी नहीं हुई। यानी when you are self regulated, you are interested in your own learning, आप स्पून फीडिंग में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ये एक अजम्पशन थी मेरी, और ये अजम्पशन बिल्कुल गलत साबित हुई एज टाइम प्रोग्रेस। शुरू में इतनी गलत नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता ये ज्यादा से ज्यादा गलत साबित हुई, और उसके नतीजे में टीचिंग इफेक्टिवनेस मुतासर होती है जी। तो सबसे पहली चीज ये कि आप जो भी आइडिया है, थॉट्स हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, या कोर्स ऑफ एक्शन प्रपोज किया जा रहा है या अपने लिए सोच रहे हैं, तो उसके पीछे मौजूद अजम्पशंस को समझना, वो उनको आइडेंटिफाई करना। अभी ये बात नहीं हो रही इसके अंदर, हम ये नहीं जेर बहस ला रहे कि अजम्पशंस ठीक है या नहीं है। हम सिर्फ ये कि उनको कम से कम हाईलाइट कर दें कि ये अजम्पशंस हैं इसके अंदर। Number 2 is to check the degree to which these assumptions are accurate or valid। इनमें से कौन सी assumptions हैं जो accurate हैं, जो valid हैं, और कौन सी वो हैं कि जिनकी डिग्री ऑफ accuracy और validity के ऊपर सवालात पैदा होते हैं। ये हम सबसे पहले तो इसको ये समझना कि ये हम assumptions को पैदा किस तरह किए हमने। इट इज नॉट नेसेसरी
कि हमने सोच समझ के कोई assumptions अपने अपने लिए ले ली हो या स्टार्टिंग पॉइंट बना लिया हो या प्रेमिसेस बना लिया हो अपना. समटाइम्स इट इज मियरली कि हमारा कोई एक्सपीरियंस हुआ किसी के साथ और उससे हमने बजाय एक सिंगुलर एक्सपीरियंस समझने के हम उससे एक प्रिंसिपल डिराइव कर लेते हैं और उसको अपना एक प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि इंसान, मिसाल के तौर पर आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी कि इंसान बेईमान है, ठीक है जी, या इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता. ये लोगों के बाज तजुर्बात हैं जिससे उन्होंने एक जनरलाइज स्टेटमेंट तैयार कर ली होती है. सो एक तरीका तो एक्सपीरियंशियल है, ठीक है जी. ये जो अजम्पशंस बनती हैं, ये बनती किस तरह से हैं? हम एक और तरीका ये है कि हम जिसको अथॉरिटी समझते हैं उसकी तरफ से अगर कोई इंफॉर्मेशन आ जाए तो हम उसको वी टेक इट एज फॉर ग्रांटेड कि ये ठीक होगी. तो इन चीजों की डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और वैलिडिटी को चेक करना, ये क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का दूसरा हिस्सा है. तीसरा ये कि आइडियाज और डिसीजंस को, चाहे वो आपके इंटेलेक्चुअल आइडियाज हों, ऑर्गेनाइजेशनल हों, पर्सनल हों, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना. यानी यूं समझ लीजिए कि व्हाट इफ आई एम टू सपोज टू प्रैक्टिस माय टीचिंग और माय फैसिलिटेशन इन अ पर्टिकुलर वे, तो एक तरीका वो है कि मैंने क्या समझा है और एक तरीका ये कि उसको मेरी जो ऑडियंस है, मेरा जो स्टूडेंट है, मेरा जो लर्नर है, वो कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है और उसके एक्सपीरियंसेस से मैं खुद भी सीखूं. ये है एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीजों को देख. और आखिरी चीज ये कि इन तीनों की बेसिस पर, ये जो ऊपर 3 पॉइंट्स बयान हुए हैं, इन तीनों की बेसिस पर अपने लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस और एक्शंस डिटरमिन करना, ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव. ये जो 3 बेसिस हैं ऊपर, इनकी बेसिस पर अपने लिए एक्शंस और डिसीजंस डिटरमिन करना, डिसीजंस लेना, एक्शंस डिसाइड करना, और इसके मुताबिक ये है टोटल क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की फील्ड. इसमें जो तकरीबन 80% टाइम लगता है, 80%, वो तकरीबन फर्स्ट 2 पॉइंट्स पे लगता है जी, ठीक है जी. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. सबसे पहले तो अपनी assumptions को आइडेंटिफाई अपने लिए करना काफी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हम अपनी assumptions को इतना स्ट्रांगली कई दफा देख रहे होते हैं कि उस पर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो assumptions है. बल्कि कभी कभी इंसान को ये बताया जाए कि आप ये अज्यूम कर रहे हैं तो वो इस पर नाराज होते हैं. ये assumption नहीं है, ये तो फैक्ट है. तो फाइन, बट वो स्टार्टिंग पॉइंट और वो प्रेमिसेस क्या हैं जिधर से ये बात शुरू होती है. तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन इन 4 पॉइंट्स के मजमूए का नाम है जी, एज वी टेक इट अप. जो सबसे पहली चीज है जिसको हमने जिक्र किया जी, दैट इज हंटिंग assumptions. ये कोर प्रोसेस है. क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का कोर प्रोसेस हंटिंग assumptions है. आपकी assumptions क्या हैं, trying to discover what our assumptions are and then trying to judge when and how far these are accurate is something that happens every time critical reflection occurs. ये इसके बगैर असल में क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होती नहीं है जी. ये उसके नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं. यू कैन नॉट थिंक क्रिटिकली विदाउट हंटिंग assumptions. आपने अगर assumptions को पॉइंट आउट नहीं किया, उसको हाईलाइट नहीं किया, उसको बाहर नहीं निकाला है, तो आपने असल में क्रिटिकल रिफ्लेक्शन शुरू ही नहीं की. Without trying to uncover assumptions and then trying to assess their accuracy and their validity, असल में जो प्रोसेस है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का, वो इसके इन 2 चीजों के बगैर होता ही नहीं, शुरू ही नहीं होता. नंबर 3 चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी, वो है काइंड्स ऑफ assumptions, which is very important. There are 3 basic primary kinds of assumptions which I will be sharing with you. Number 1 is causal assumptions. Causal assumptions वो होती हैं कि जो कॉज एंड इफेक्ट बयान करती हैं. आपकी नजर में अगर मिसाल के तौर पर कोविड होगा तो कुछ उसके सिम्टम्स होंगे, ठीक है जी. ये जो सिम्टम्स हैं, इनसे आप जज कर रहे हैं उसको कि जो मौजूद है. इसी तरीके पर इफ समथिंग इज टू बी, इनफैक्ट दिस वुड नॉट बी अ वेरी एक्यूरेट एग्जांपल. अगर हम ये कहें कि एक काम होगा तो उसके नतीजे में दूसरा काम होगा, इफ ए हैपेंस देन बी विल हैपन. तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप. जब 2 चीजों में पाया जाता होगा तो उसको कॉजल assumptions कहते हैं. यानी मिसाल के तौर पर लेट्स टेक
कोई एग्जांपल अगर आपके ज़हन में आती है तो वो भी देखिए क्या हो सकती है। व्हाट आई थिंक ऑफ इज कि अगर हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है तो उनको हमें वी शुड बी गुड रोल मॉडल्स फॉर देम। इसके अंदर जो कॉजल अजम्पशन है वो ये है कि अगर मैं एक अच्छा रोल मॉडल बनूंगा तो मेरे बच्चे अच्छे बनने के चांसेस होंगे उसमें। अगर हम अच्छी तरबियत करना चाहते हैं तो ये उसमें कॉजल अजम्पशन पैदा हो रही है। इसके अंदर यानी हर वो चीज जो आपके ख्याल में दूसरे को अफेक्ट कर सकती है, एक कॉज और अफेक्ट का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है जब दो चीजों में, तो वो आपकी कॉजल अजम्पशन है। कॉजल अजम्पशन एक्सप्लेनेटरी भी होती हैं और प्रिडिक्टिव भी होती हैं। अगर आप किसी चीज को कोई कोई फिनोमेना आपकी नजर में कॉजल अजम्पशन है आपका, तो आप ये बताएंगे कि पिछले साल जब ऐसा हुआ था तो ये कॉज थी, और अगर ये कॉज आइंदा होगी तो ये फिर से हो जाएगा। ये जो है इसकी प्रिडिक्टिव नेचर भी है और एक्सप्लेनेटरी नेचर भी है। यही चीज जो है दूसरी अजम्पशन जो हमारी होती है प्रिस्क्रिप्टिव अजम्पशन, कि अच्छा अच्छे टीचर को अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्टिव अजम्पशन की निशानी ये है कि वो जब लिखी जाएगी तो उसके अंदर चाहिए या शुड के अल्फाज आमतौर पर बिल्कुल ठीक बैठ जाएंगे। फॉर इंस्टेंस इफ यू से, जो पहली ही कॉजल अजम्पशन को ले लें, उसी एग्जाम्पल को हम एक और तरह से प्रेजेंट करते हैं, दैट अ गुड टीचर शुड बी अ गुड रोल मॉडल। ठीक है जी। तो प्रिस्क्रिप्टिव अजम्पशन ये हो जाएगी कि अच्छे अच्छे टीचर या पेरेंट को एक अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए। और तीसरी और सबसे मुश्किल चीज, ये जो दो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बोथ ऑफ दीज आर जनरली अपेरेंट। अगर आप एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये दोनों ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं कि जो आपको दिख रही होती हैं, यू कैन वो डिसाइफर कर सकते हैं आप कि ये असल में जो लिखने वाला है वो कॉज और अफेक्ट का रिलेशनशिप किन दो वेरिएबल्स में देख रहा है, वो क्या बिहेवियर्स और क्या रवैये प्रिस्क्राइब कर रहा है। तीसरी चीज वो है जिसको पैराडाइमेटिक अजम्पशन कहते हैं। दे आर द हिडन वन, दे आर द वेरी डिफिकल्ट वन टू अनकवर। पैराडाइमेटिक अजम्पशन ये हैं कि आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, इस चीज के बारे में आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है। मिसाल के तौर पर हम इसी स्टेटमेंट को ले लेते हैं कि पेरेंट्स को या टीचर्स को अच्छा रोल मॉडल होना चाहिए, या कॉजल के तौर पर बयान करेंगे तो ये हो जाएगा कि एक when if we want our children to be better human beings, so we should provide them with the role models, because our actions are going to determine what how they will behave. ये यहाँ पर जो पैराडाइमेटिक अजम्पशन है वो इंसान की लर्निंग के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट है। बच्चे लर्न कैसे करते हैं, इंसान क्या अपने बिहेवियर को या दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकता है, यानी रोल मॉडल किस चीज को कहते हैं, पेरेंट्स का सही अच्छा रवैया क्या होता है और क्या नहीं होना चाहिए, व्हाट आर पेरेंट्स, हाउ आर चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ पेरेंट्स, इन सब चीजों के बारे में जो आपके कॉन्सेप्ट होंगे, ओवरऑल ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, वो आपके पैराडाइम्स होंगे। और पैराडाइम्स जो है ये बड़ा मुश्किल होता है अनकवर करना, और खास तौर पे अपने पैराडाइम्स को अनकवर करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट कि आप किसी स्टेटमेंट को पढ़िए और उसके पैराडाइम्स को अनकवर कर लीजिए, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अपनी बातों के अंदर मौजूद जो पैराडाइम्स हैं उनको अनकवर कर लें। इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है जिसका मैंने जिक्र किया वो ये है कि आप अगर ग्रुप्स में बैठे हैं तो अपनी बात को प्रेजेंट करके उनसे कहें कि आपके ख्याल में व्हाट इज इट दैट आई एम मिसिंग हियर, क्या है मेरे मेरे आइडियाज क्या लग रहे हैं आपको, कि किधर उसमें बुनियादों में गलती है। वो बुनियादें हैं जो असल में आपकी पैराडाइम्स हैं। अगर हम ये कहें कि पीपल नीड टू मॉडल द बिहेवियर विच दे विश टू सी इन देयर चिल्ड्रन, तो इसमें कुछ कॉजल, कुछ प्रिस्क्रिप्टिव और कुछ पैराडाइमेटिक अजम्पशंस निकाली जा सकती हैं जी। मैंने इसी तरह लास्ट टाइम आपसे क्लास में ये अर्ज किया था कि जो क्लासरूम्स के सेटअप्स होते हैं, जिस तरीके पर क्लासरूम्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है,
अगर आप उन पे गौर करें तो आपको मालूम ये होगा कि उसके अंदर कुछ कॉजल, कुछ प्रिस्क्रिप्टिव और कुछ पैराडाइमेटिक अजम्पशंस मौजूद हैं जिसकी बेसिस पर वो चल रही है, अगरचे लिखा हुआ कहीं पे भी नहीं है। इट इज जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ द क्लासरूम जिसके अंदर से आप ये निकाल सकते हैं। तो ये हमें इस चीज को देखना, इस चीज को समझना, दिस इज द काइंड ऑफ अजम्पशंस। और मेरा ख्याल है कि इस पर अब हम जब ये बात एक हद तक पूरी कर लेते हैं तो आपके जो सवालात होंगे वो इसको वाजे करने में हेल्प करेंगे जी इंशाल्लाह। जो एक और एस्पेक्ट व्हेन वी प्रैक्टिस क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि अपनी अजम्पशंस को हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है अनकवर करना। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी आर टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग देम अनलेस के हमारे पास वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट। जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हमें इसकी आदत पड़नी शुरू होती है कि अपने आइडियाज के ऊपर भी वो अप्लाई करें उस प्रैक्टिस को। इस वजह से जो हम इस पूरी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की स्किल को पढ़ाते हैं और इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं तो वो दूसरों के आइडियाज से जनरली शुरू करवाते हैं। It is therefore highly advisable to practice critical reflection on others' opinions and statements with which we are not personally and emotionally attached. मैं यहाँ पर आपके साथ एक स्टेटमेंट है जो एंड में शेयर कर रहा हूँ जी। मैं ये गुजारिश करूंगा बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर अरेंजमेंट एट दिस टाइम कि आप इस स्टेटमेंट को टेक अ पिक्चर ऑफ इट, नोट इट डाउन। ये स्टेटमेंट ये है कि एवरीवन वांट्स देयर चिल्ड्रन टू बिकम रिस्पांसिबल एडल्ट्स। फॉर दिस पर्पस वी नीड टू प्रमोट डिजायरेबल बिहेवियर्स अमंग देम। To promote desirable behavior among children, we should reward them for their good behaviors and punish them for their bad behavior. अगर आप ये स्टेटमेंट की पिक्चर ले लें तो मेरी ये गुजारिश होगी एज अ प्रैक्टिस आप इसको करके देखिए कि इसमें क्या आप इसकी कॉजल, प्रिस्क्रिप्टिव और पैराडाइमेटिक अजम्पशंस जो हैं उनके ऊपर कुछ बात कर सकते हैं। Let's if you wish to do that this exercise, तो हम we can allow some time. हसनैन साहब अगर इसकी इजाजत देंगे, ही इज इन चार्ज, तो हम इसको कर सकते हैं जी। अगर आप इससे शुरू कर दें, मैं इसकी स्क्रीन शेयरिंग रोक दूं अगर इजाजत हो, अगर आपने ये नोट कर लिया है। श्योर सर, श्योर। सर इसके अंदर जो कॉजल अजम्पशन है वो ये है कि क्योंकि सब अपने जो चिल्ड्रन है उनको रिस्पॉन्सिबल देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो उनको एक आइडियल बिहेवियर देना चाहते हैं, यानी एक आइडियल बिहेवियर वो दे रहे हैं, वो कॉज है, उसका इफेक्ट वो ये देखना चाह रहे हैं कि उनको रिस्पॉन्सिबल देखना चाह रहे हैं। यानी आपने फरमाया कि जो एक कॉजल अजम्पशन है वो ये कि अगर अच्छा बिहेवियर होगा तो बच्चा रिस्पॉन्सिबल होगा। जी बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और ये देखिए इसी तरह से ये यू एक्चुअली पेरेंट्स विश is the cause. Okay, if the parents want to see their children to be good human beings, तो फिर वो ये करेंगे। Okay, one of the causes, correct. और ये देखिए ये जिस तरह से अब आप इसको सब मिलकर ये करेंगे ना, तो you will see a number of assumptions जो कि सबके जरूरी नहीं कि ज़हन में आ रही हो, लेकिन किसी एक ने उठाई है और उसके नतीजे में वो assumption आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी। एंड यू विल सी कि हाँ ये भी एक बीच में मौजूद है। इस वजह से ये एक सोशल प्रोसेस के तौर पर ज्यादा आसानी से सीखी जा सकती है। ये है जो जो विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। यानी इवन फॉर मी, अगर आप मुझे एकदम से एक नया आइडिया दे देंगे तो आई विल हैव टू रियली थिंक एंड डिलिबरेट ओवर इट। ये ऐसा नहीं होता कि ये कोई इसकी प्रैक्टिस के नतीजे में अब आप फौरन ये काम करने लग पड़ते हैं नए आइडियाज पे भी। ये इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि आइडियाज के ऊपर डिलिबरेशन की जाएगी और डिलिबरेशन जो है वो असल में इसकी आहिस्ता आहिस्ता ये आपको सलाहियत और ये स्किल देना शुरू कर देती है दैट यू कैन एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग एट द बेसिस ऑफ अ न्यू आइडिया जो आपके सामने आ रहा है। इसके अंदर इसी तरह से अगर आप गौर कीजिए तो एक पैराडाइमेटिक अजम्पशन जो है वो ये है कि इंसान रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से, अगर वो अच्छा है तो रिवॉर्ड्स के नतीजे में, और अगर बुरा है तो
पनिशमेंट्स के नतीजे में उसको ठीक किया जा सकता है, इंसान को ठीक किया जा सकता है, ठीक है जी, थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। यस, ठीक ठीक जी, रिवॉर्ड्स आर अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर पेरेंटिंग। ये इसकी यूं समझ लें कि एक पैराडाइम है इसके अंदर कि आप रिवॉर्ड्स के नतीजे में यू कैन एक्चुअली कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ योर चिल्ड्रन, और कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ योर चिल्ड्रन, जिस तरह जुनेद साहब ने बिल्कुल आगाज में बताया, वो है रिस्पॉन्सिबल बनाना। अगर बच्चा ठीक बिहेव कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल बच्चा है। अब ये देखिए, ये इस तरह से अगर इस पर गौर करने लग पड़े आप, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने आएगी कि आप इसमें डीपर एंड डीपर एनालिसिस करना शुरू कर देंगे कि क्या वाकई इंसान सिर्फ बिहेवियर ही है जो कि अच्छा बनता है। यानी आप थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए इस पे कि क्या एक आदमी जिसका मोटिव अच्छा नहीं है, बिहेवियर अच्छा है, उसको आप अच्छा इंसान समझेंगे? नाउ दीज थिंग्स स्टार्ट क्रॉपिंग अप, और ये जो जिस तरह से ये चीजें ऊपर उठेंगी तो आपको इस आइडिया की वीकनेस या इसकी स्ट्रेंथ समझ में आने लग पड़ेगी। ठीक है जी, ये है जो दूसरा पॉइंट है चेकिंग अजम्पशंस का। यानी आपने सबसे पहली स्टेज पर प्रिस्क्रिप्टिव, कॉजल और पैराडाइमेटिक अजम्पशंस को अनकवर किया कि ये हैं, और नंबर 2 पर आपने ये कहा कि ये पैराडाइमेटिक अजम्पशन जो है ये क्या ठीक है या नहीं, इसको चेक करना है। तो ये हमारी दिस इज द एक्सरसाइज, दिस इज द स्किल दैट वी टीच, एंड जिस तरह मैंने अर्ज किया, ये 5 से 10 सेशंस में ये काम हम करते हैं। इसमें बहुत सारी डिफरेंट यूं समझ लें आप, कभी लिखी हुई चीजें, कभी कोई मूवी क्लिप्स, आइंदा मूवी क्लिप्स करने का इरादा है पूरा। उसके जरिए से हम कोशिश करते हैं कि जो एक्शन जो सीन हो रहा है उसमें क्या चीज जो है वो कॉजल, क्या चीज प्रिस्क्रिप्टिव और क्या चीज पैराडाइमेटिक अजम्पशंस है। ये हमारा ये ख्याल ये है कि दिस इज अ स्किल विच इज नेसेसरी फॉर एनी न्यू आइडिया टू बी एनालाइज्ड। ठीक है जी, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आइंदा जो अब आगे जो चलनी है बातें सारी, वो जनरली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो जनरली नई बातें होंगी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस के लिए। जी प्लीज आप दीजिए, आप अगर माइक ऑन कर लें तो आसानी ज्यादा हो जाएगी। पार्टिसिपेंट अपना माइक ऑन करके सवाल या कमेंट कर सकते हैं। ओके सर, वो जो सिचुएशन आपने दी है जिसमें हमने ये करना है, तो पिछली दफा मुझे पैराडायमेटिक में कुछ चेंज बात समझ में आई थी। मैं 2-4 आपके सामने एग्जांपल्स रखती हूँ तो आप बता दें कि ये हैं। मसलन रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड क्या होता है, ये क्वेश्चन करना जी, ये इसके ये क्या पैराडायमेटिक में आएगा? बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल आएगा। यानी जब आप कॉन्सेप्चुअली व्हेन यू थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंसान रिस्पॉन्सिबल कब होता है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा ये बेसिकली आपका पैराडाइम होगा जी। तो सर इसमें डेफिनेटली लोगों की, कोई कहेगा कि अगर वक्त पे उठ रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर कोई कहेगा कि बच्चा अगर झूठ नहीं बोलता तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन फिर अगर हमें ये पता चल गया है आंसर, यानी इसमें से तो बहुत कुछ निकल आएगा। दैट इज राइट, दैट इज क्वाइट राइट। यानी क्या इंसान का झूठ ना बोलना, क्या इसको अलग किया जाएगा कि क्या सिर्फ उसका ये एक्शन है जो को उसके रिस्पॉन्सिबल बना रहा है, या उसका मोटिव भी है? यानी जो इंसान, जब व्हेन वी से क्या रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, तो आपका क्या कॉन्सेप्ट बनता है? ये जो कॉन्सेप्ट आपका बना है ये आपका पैराडाइम है। असल में ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये पैराडाइम जो है ये बहुत सारी चीजें इसमें इंटेल हो जाएंगी, ये तो हो जाएंगी, लेकिन आप किसी से अगर पूछिएगा तो वो आपको ये बताएगा कि असल में इंसान ये करे तो मैं उसको रिस्पॉन्सिबल समझूंगा। मिसाल के तौर पर वक्त पे आ गया है,
ठीक है जी, अगर उसने टाइम दिया हुआ है तो वो टाइम पे पहुंच गया तो वो रिस्पॉन्सिबल है। सवाल ये कि वो एक्सीडेंटली भी पहुंच सकता है। हम जब अगर जो हमारा मोटिव था, हमने उसको प्लान किया, किसी ने उसको जबरदस्ती पहुंचा दिया है उस जगह पे, ठीक है जी, दैट ही कुड नॉट गेट डिलेड। वो तो अपने तौर पर बड़ा स्वस्थ आदमी था, आराम से आना चाहता था, लेकिन पहुंच गए। तो इस तरह की जो सिचुएशन है जिसमें कि उसकी असल में जो होनी चाहिए थी, मोटिव उसका होना चाहिए था, वो मौजूद नहीं है। अगर ये देखिए, इस तरह की बात है कि मैं ये समझता हूँ कि इंसान जो 5 वक्त का नमाजी है, वो एक मजहबी, दीनी, शरीफ नफ्स आदमी है। अगर मेरी ये राय है तो इसके नतीजे में असल में मेरे से कुछ सवालात किए जाने चाहिए ना फिर, कि क्या आप समझते हैं कि जो मुनाफिकीन थे, जो वक्त से नमाजें भी पढ़ा करते थे, जब तक अल्लाह ताला ने उनसे पर्दा नहीं उठाया, तो क्या वो उनको हम ये समझते रहेंगे कि वो ठीक है, और क्या इसके बाद भी हम यही राय रखेंगे? ये जो एस्पेक्ट है, इसमें असल में आपके अंदर के प्रोसेसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे। सो व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट, फॉर इंस्टेंस, of what is the right level of, yeah, what would you consider as a responsible person? जो आपका कॉन्सेप्ट है अभी पहली लेवल पर, तो वो आपकी पैराडाइमेटिक अजम्पशन सामने आ जाए। इसके बाद दूसरी स्टेज पे उसको चेक करना कि क्या वो ठीक है या नहीं, और फिर तीसरी स्टेज पर उसके मुताबिक अपने एक्शन को, चौथी स्टेज पर एक्शन को प्लान करना। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि पैराडाइमेटिक अजम्पशन आपने जो फरमाया बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई और मिसाल भी आप अगर शेयर करना चाहें तो दैट विल गिव अस मोर चांस टू क्लैरिफाई जी। डिजायरेबल बिहेवियर्स, जी मैं यानी कि अगर ये सिचुएशन मेरी है तो डेफिनेटली मेरे जहन में कोई कंस्ट्रक्शन है ना कि डिजायरेबल बिहेवियर क्या होता है। सेम वे व्हाट इज रिवॉर्ड एंड व्हाट आर द पनिशमेंट। फॉर एग्जांपल हम तो बहुत कुछ बच्चों के साथ धमका रहे होते हैं, बट वी नेवर थॉट कि ये पनिशमेंट, हल्की सी डांट है, उसको हरास भी से नहीं है कि ये कोई पनिशमेंट हो सकती है। तो अब बिल्कुल ये ठीक है जी। मुझे समझ में आ रहा है कि क्या ये पैराडाइम्स मुझे क्लियरली अपने सामने अच्छी तरह मुझे खुद ही समझ हो, नहीं नहीं, तब देखिए जाके मैं ये कोई गलती बात कर कि सकूं। हम अपनी जिंदगी में जो चीजें भी कर रहे हैं, असल में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि हर हर हमारी हर ओपिनियन, हमारी हर आइडिया, उसके पीछे कुछ कॉजल, कुछ प्रिस्क्रिप्टिव और कुछ पैराडाइमेटिक अजम्पशंस हैं। ये जरूरी नहीं कि हम हर दफा उनसे वाकिफ हों, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम हम उनसे वाकिफ ही नहीं होते। ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो अभी अभी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप जब अगर लोगों को पढ़ाएंगे तो उनके लिए ये एक अचंभे की बात होगी कि अच्छा, इसके इसके पीछे हमें कुछ अजम्पशंस भी देखनी चाहिए। यानी ये तो एक बिल्कुल यूनिवर्सल रियलिटी है जो इन स्टेटमेंट्स में बयान हो रही है। ठीक है ना जी। ये जब आप ये कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल रियलिटी है, तो असल में आपने उन स्टेटमेंट्स के अंदर मौजूद जो अजम्पशन है उन पे गौर नहीं किया। बहुत कुछ इसमें अज्यूम किया जा रहा है। यानी रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के बारे में आप पे कुछ पैराडाइम्स हैं। ठीक है जी। आप ये समझते हैं मिसाल के तौर पर कि बच्चे को रिवॉर्ड्स के जरिए से या रिवॉर्ड्स के लालच के जरिए से एक अच्छा इंसान बनाया जा सकता है, या पनिशमेंट के खौफ के जरिए से उसको बुराई से रोका जा सकता है, ये जाना चाहिए। ये जो एस्पेक्ट है, इसके नतीजे में इससे कुछ नताइज निकलने हैं ना, उन पर गौर नहीं किया हुआ। ठीक है, तो यानी कि सर जब ये बात मेरे सामने क्या होता है, आपकी आवाज, पनिशमेंट क्या होता है, तो फिर मैं आप ये आवाज समझ कुछ कट गई थी। ओके सर, मैं ये कह रही थी कि अब अगर मैं इन सब लफ्जों के बारे में इन सब हो जाती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अपने पैराडाइम्स आप अपने पैराडाइम जानने लग पड़ी हैं, यस, इसका ये मतलब होगा जी। इफ आई अंडरस्टूड यू करेक्टली, थोड़ी सी आवाज बीच में से कट गई थी। यस, इसका ये मतलब होगा जी दैट यू हैव बिकम मोर अवेयर ऑफ योर पैराडाइम्स, सम ऑफ देम, एंड एज टाइम प्रोग्रेसेस, और अगर आप ये एक हम सब अगर इस चीज को अपना एक रूटीन बना लें कि अपने आइडियाज को इस तरह से शेयर करें और उसके ऊपर डिस्कशन को इनवाइट करें, तो अपने पैराडाइम से ज्यादा वाकिफ होते जाएंगे।
और उसके बारे में ज्यादा क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करने की हमें आदत पड़ेगी इसके नतीजे में। राइट हो गया सर, जी? राइट जी जी सर, हो गया, थैंक यू सो मच। जी जी जुनेद साहब, इसकी आप मुझे प्लीज ईमेल कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा जी। आई विल सेंड इट टू यू। Questions actually one leading to the other. जी, females assume that after marriage they can't manage continuing seeking knowledge of deen or serve in the field of religious teaching. Okay. Right. So if that is, they can't manage continuing seeking religious knowledge, think about it. Is it like a universal reality? क्या लोग ऐसे नहीं कि जो शादी के बाद रिलीजियस नॉलेज गेन कर रहे हों? तो अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब है कि ये जो अजम्पशन है इसकी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। अगर सिचुएशन ऐसी है, फॉर इंस्टेंस एक खातून को अल्लाह ताला ने इस जगह पे रखा है कि वो माँ बनने वाली है और वो उसके यहाँ विलादत होने वाली है, तो हो सकता है कि उसको कुछ अरसे के लिए अपनी इन सारी एक्टिविटीज से दस्तबरदार होना पड़े। अब ये देखिए, कुछ कुछ अजम्पशंस ऐसी होंगी आपकी जिंदगी में कि जो अगर कुछ सिचुएशंस की कंडीशनल के ऊपर कंडीशनली रिलेट करेंगी कि लेट्स से अंडर सच सिचुएशंस आपके लिए पढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि शादी के बाद पढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर इससे आपको बेतहाशा एक्सेप्शंस मिल जाएंगी। जो आप ये फिर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि फिर ये सिचुएशनल हो गया है, ये कॉन्टेक्चुअल हो गई है। ये अजम्पशन का ठीक होना या गलत होना जो है ये कॉन्टेक्चुअल हो गया है। एक की सिचुएशन, अपने घर की सिचुएशन उसको इजाजत नहीं दे रही है, तो और उससे उसने एक जनरल एक आइडिया क्रिएट कर लिया है कि इंसान शादी के बाद एक खातून जो है उसके लिए ये करना पॉसिबल नहीं रहता। ये जनरलाइजेशन जो की है यहाँ पर हो सकता है फिर गलती हो रही हो। ये है जो प्रोसेस चलता है जी। हम जब अजम्पशंस को देख लेते हैं, जब अजम्पशंस को समझ लेते हैं, इसमें कुछ अजम्पशंस जो हैं वो क्या हैं, आप भी इस पर गौर कीजिए। आई वुड सजेस्ट कि एक अजम्पशन ये है कि जो शादी के बाद खवातीन के ऊपर जिम्मेदारियां आयद होती हैं, उसके बाद उनके पास ये टाइम नहीं रहता कि वो मजीद कोई काम कर सकें। ठीक है जी, एक अजम्पशन ये है। बट अगर ये अजम्पशन ठीक है तो फिर जाहिर है कि हर शादीशुदा औरत के ऊपर ठीक होनी चाहिए। अगर ये अजम्पशन अनक्वालिफाइड तरीके से ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ चीजें जो हैं वो क्वालिफाइड होती हैं। एक सिचुएशन घर की, हालात की, सर्कमस्टांसेस की, ये सारी चीजें अगर वो हो रही हैं तो फिर उसको आप एक यूनिवर्सल अजम्पशन बनाएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगी बात। आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन जी। लेट मी नो इफ यू हैव एनी फॉलो अप क्वेश्चन। Which statement? I'm not sure which statement are you referring to. Are we talking about the statement that I shared? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ इधर, ताकि वो आपके साथ बिल्कुल परमानेंटली मौजूद रहे जी। जी नजम साहब का सवाल है जी कि डज वन गेट परमिशन। अच्छा जी, all reward punishment systems are negative or harmful? In my opinion, they are. Yes, all reward systems, all punishment systems, because what they try to do is they try to control the behaviors of others. और जब भी आप बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप ये समझेंगे कि इंसान अगर वो आपके मुताबिक बिहेव करने लग पड़े तो आप ये समझेंगे कि इंसान बेहतर हो गया। जबकि इंसान की बेहतरी असल में जिस चीज पर डिपेंडेंट है वो उसके इंटरनल प्रोसेसेस हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चे से जबरदस्ती नमाज पढ़वा सकते हैं, ठीक है जी, उसके दिल में नमाज पढ़ने का शौक नहीं पैदा कर सकते। और जितनी आप जबरदस्ती करेंगे इसका पूरा इम्कान है कि वो बजाय उस तरफ रागिब होने के उससे मुतनफर होने लग पड़े।
दैट इज अ प्रॉब्लम। देखिए ये जो आपने ये फॉलो अप जो आपने इस पे लिखा है, व्हाट अबाउट कुरान जन्नत एंड जहन्नम कॉन्सेप्ट और ऑफर फॉर गुड एंड बैड बिहेवियर। कुरान मजीद किसी भी रिवॉर्ड और पनिशमेंट को करेक्शन के लिए यूज नहीं कर रहा जी। यानी करेक्शन के लिए यूज ना करने का मतलब ये है कि जन्नत और जहन्नम दोनों ही वो असल में इसलिए नहीं दी जा रही कि आइंदा तुम ठीक हो जाओ, हम उसको करेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे फर्क है, मैं उनसे चंद चीजें आपसे वाजे करना चाहता हूँ। देखिए कुरान ये कह रहा है कि तुम अगर नमाज पढ़ोगे तो जन्नत में जाओगे और जन्नत की नेमतें ये हैं, इनको कंपेरेबल ना समझें। यानी ये एक तो ये कि ये मिल नहीं रही, ऐसा नहीं हो रहा कि अल्लाह ताला कुछ इनाम दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आइंदा भी करोगे तो ये होता रहेगा। दिस इज व्हाट वी डू। जब हम अपने बच्चों को रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह रहे होते, हरगिज ये नहीं कह रहे होते कि आप अगर ये करेंगे तो मरने के बाद ये हासिल होगा। हम ये कह रहे होते हैं कि तुम अगर नहीं करोगे तो आइंदा 2 चांटे मारूंगा, ठीक है ना जी। और मारते भी हैं ताकि सच्चे साबित भी हो, ठीक है जी। एंड द मोर यू एज द चाइल्ड ग्रोज अप, तो अगर रिवॉर्ड के जरिए से कंट्रोल कर रहे हैं या पनिशमेंट के जरिए से, दोनों ही सूरतों में ये याद रखिएगा कि वो आपको अपनी लिमिट बढ़ाते रहनी पड़ेगी। कुरान मजीद का जो मामला है, एक तो इसको बड़ी अच्छी तरह से समझ लीजिए, कुरान मजीद करेक्टिव तरीके पे रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स की जिक्र नहीं कर रहा कि ये नहीं कह रहा कि तुम जन्नत में जाओगे फिर वापस मतलब इट इज नॉट अबाउट तुम अच्छे इंसान बन जाओ क्योंकि ये जन्नत है, ठीक है, तुम्हें मैं दे रहा हूँ अच्छाई दे रहा हूँ और इसके नतीजे में वो ये कह रहा है कि तुम्हारे ये एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इन दोनों के फर्क को बड़ी अच्छी तरह समझ लीजिए। हम असल में रिवॉर्ड और पनिशमेंट यूज करते हैं एज करेक्टिव, एज वी वांट कि आइंदा का बिहेवियर अच्छा हो जाए। कुरान मजीद उसको कॉन्सिक्वेंशियल यूज कर रहा है, एक बात। दूसरी चीज जो है उसको भी वी नीड टू कीप दैट इन माइंड। जब अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि तुम्हें अपने मामलात को ठीक करना है तो फिर जन्नत के काबिल बनोगे, तो अल्लाह ताला से मैं कहीं पे भी कभी भी किसी तरह से भी नहीं छुट सकता। जब मेरे वालिद साहब ये कहते हैं कि अगर तुमने आइंदा नमाज छोड़ी तो मैं तुम्हें जूते मारूंगा, तो मैं अपने वालिद साहब से कभी भी किसी भी टाइम पे छुप सकता हूँ। यानी मैं उनके साथ झूठ बोल सकता हूँ, मैं गायब हो सकता हूँ, मैं उनको बता सकता हूँ कि हाँ पढ़ ली है जबकि नहीं पढ़ी होगी, और वो मुझे कुछ नहीं कर सकते अगर वो उधर मौजूद नहीं थे। अल्लाह ताला हर जगह पे मौजूद है, मैं उससे छुप ही नहीं सकता, मेरा अंदर और बाहर खुदा के सामने है। अल्लाह ताला जब मुझे ठीक करने का कहता है तो मुनाफिकीन मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं ना कि मुनाफिकीन ने आकर ये कहा, सूरह मुनाफिकून के आगाज को अगर आप पढ़िए तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कहा कि हम गवाही देते हैं कि तुम अल्लाह के पैगंबर हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के फरमाया ये बोला। और अल्लाह ताला इसके जवाब में ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये गवाही देता है कि तुम अल्लाह के पैगंबर हो, और अल्लाह ताला ये गवाही देता है कि ये मुनाफिकीन झूठे हैं। ये मैं और आप नहीं कर सकते, यानी वी कैन नॉट डू दिस। इसके बाद रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिर्फ बिहेवियरल नहीं है, असल में वहां पे बिहेवियर नहीं कंट्रोल किया जा रहा, वहां पर तो पूरे के पूरे इंसान को कहा जा रहा है कि अल्लाह तुम्हारे अंदर बाहर से वाकिफ है। इस वजह से इन दोनों को कंपेयर करके हम काफी नुकसान करते हैं। इसमें बहुत सारे और पॉइंट्स हैं, मैं अगर आप किसी वक्त चाहेंगे तो मैं इस पर डिटेल से गुफ्तगू कर दूंगा। देखिए इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो काम आप पैदा करना चाहते हैं बच्चे में, रिवॉर्ड हमेशा उस काम की जो इमोशनल कॉस्ट है उससे बड़ा होना चाहिए। लेट मी गिव यू अ वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ दैट, इससे बात थोड़ी सी वाजे हो जाएगी। ये मैंने शायद पहले भी दी थी, पिछले प्रोग्राम में भी इसका जिक्र हुआ था। मुझे ये बताया किसी ने कि टर्की में एक रिवायत ये है कि बच्चा जब 11 बरस का या 7 बरस का हो जाता है तो पेरेंट्स की तरफ से उसको ये मोटिवेशन देने के लिए, नमाज की मोटिवेशन देने के लिए ये ऑफर किया जाता है कि अगर तुम 40 दिन तक मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें बाइसिकल मिलेगी। इसको इस पूरी ट्रांजैक्शन पे गौर करके देखिए। अगर बाइसिकल नमाज पढ़ने की पेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर वो अट्रैक्ट करेगी। मिसाल के तौर पर अगर ये कहा जाए बच्चे को कि तुम अगर 40 दिन तक नमाज पढ़ोगे, 11 साल के बच्चे को
तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, ये उसके लिए अट्रैक्टिव नहीं होगी। ठीक है जी। जो नमाज की पेन है, यानी यूं समझ लें कि इसको अगर आप बिल्कुल और तरह से प्रेजेंट करें तो मतलब ये होगा कि नमाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो रिवॉर्ड है जो आप ऑफर कर रहे हैं, तब वो अट्रैक्ट करेगा, वरना वो कर नहीं सकता। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं इस पूरे सिस्टम में। यानी इसकी सबसे मेजर प्रॉब्लम तो ये कि ये कंट्रोल ही सिर्फ बिहेवियर को कर रहा है, ये इंसानियत के जो बाकी प्रोसेसेस हैं, जो अंदर के प्रोसेस हैं, उनको कंट्रोल कर नहीं सकता। और बाकी जिस तरह मैंने अर्ज किया, इसमें कुछ फ्लॉज हैं। ये मेरा ख्याल है ये जो अभी बात हुई है उससे रिलेटेड है जी ये सवाल जो शाह, मैं आपके इस नाम को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, ये मेरी कमजोरी है। ये आपने फरमाया कि when there is no fear, kid may leave the practice of prayer, I am assuming, altogether. Yes, they may, but I am not suggesting that अगर आप बच्चों के साथ, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चों को नमाज पढ़ने पर उभारेंगे नहीं। मैं सिर्फ अभी जो बात कर रहा हूँ जी वो ये है कि हम रिवॉर्ड्स के जरिए से और पनिशमेंट्स के जरिए से उनके बिहेवियर को कंट्रोल ना करें। इसका कुछ मतलब ये मतलब नहीं है मेरा कि हम उनसे अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करने में, अपने रोल मॉडल को उनके सामने रखने में हम कोताही करें, ये मतलब बिल्कुल नहीं है जी। मैं परमिसिवनेस का कायल नहीं हूँ, ठीक है जी। What I suggest and very strongly suggest is कि बच्चों के बिहेवियर्स को रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के जरिए से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स, अपने रोल मॉडल और उनकी बात को, उनकी कॉन्वर्सेशन जो आपके साथ हैं, उनके जरिए से उनके अंदर के प्रोसेसेस को समझकर उनको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर आइंदा भी इंशाल्लाह हम बड़ी डिटेल से बातचीत जारी रखेंगे जी। बट इसको यूं ना समझिए, जो खतरा है, आपने बड़ी अच्छी बात फरमाई है कि kids may develop perception of having immediate gain after doing very good thing, you know, they may develop, even they can also develop, there is also a possibility कि इंसान के अंदर नमाज पढ़ने का शौक भी डेवलप हो जाए। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो नमाज से दूर ही हो जाए, उसको इतनी जबरदस्ती करवाई गई है कि वो नमाज, कुरान पढ़ने और इस तरह की चीजों से दूर हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज को सामने रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि एक बात को बड़ी अच्छी तरह समझिए, सबक मैंने जो लेना है एज अ चाइल्ड, वो नहीं है जो पेरेंट्स मुझे देना चाहते हैं। सबक असल में वो है जो मैं परसीव कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर, लेट मी क्लियरिफाई दिस पॉइंट। मैं अपने बच्चे को डांट देता हूँ या मारता हूँ किसी गलती पर। दो बच्चे हैं और दोनों के साथ एक मामला हुआ। एक बच्चे ने परसीव ये किया है, उसकी परसेप्शन ये है, उसकी कंस्ट्रक्शन ये है, जिस तरह से उसने मीनिंग उसको दिया है वो ये है कि मैंने गलती की थी, मुझे मार पड़ी है, आइंदा मुझे गलती नहीं करनी चाहिए। इसके नतीजे में करेक्शन पैदा होगी। दूसरे बच्चे ने जो कंस्ट्रक्शन बनाई है, जो मीनिंग उसको दिया है वो ये है कि मैं पकड़ा गया था, इस वजह से मुझे मार पड़ी है, आइंदा आई हैव टू बी मोर केयरफुल कि पकड़ा ना जाऊं। तो वो ज्यादा अच्छा स्किलफुल मुजरिम बन सकता है जी। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग, आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि आप परमिसिव पेरेंट्स बन जाएं, आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि आप इस मामले को छोड़ दें। आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि ये जो कंट्रोल ऑफ बिहेवियर है, बिहेवियर को कंट्रोल करने की जो ख्वाहिश होती है, और ये होती बड़ी ज्यादा है प्रॉब्लम, और ये क्यों होती है इसको भी समझ लें। यानी बिहेवियर कंट्रोल करना बड़ा आसान है। आप बड़े हैं, मैं अपने बच्चे से, अभी न्यू बॉर्न बच्चे से जितना बड़ा हूँ फिजिकल यानी पर्सपेक्टिव से जितना बड़ा हूँ, मैं उसको बहुत आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है जी, वो मेरे आगे से कुछ भी नहीं कर सकता। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स, लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि मैं उसके इंटरनल प्रोसेसेस को ठीक करना चाहता हूँ, ठीक है, उसकी सोच को, उसकी इमोशंस को, उसको मैं ये चाहता हूँ कि वो उसको शौक डेवलप, उसके अंदर ईमान की आबियारी करना चाहता हूँ, ये दिस कैन नॉट हैपन। ये मैं नमाज तो उसको एक दिन में पढ़ा दूंगा, जबरदस्ती करवाना चाहता हूँ तो मैं उसको एक दिन में उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर दूंगा, लेकिन मैं वो जो अंदर के प्रोसेसेस हैं उनको एक दिन में ठीक कर नहीं सकता।
it is going to take a very long and a very tedious journey on my own part, और मैं उस जर्नी को अवॉइड करता हूँ। ये है जो मेरे ख्याल में असल प्रॉब्लम है जी। यानी मैं इस चीज को मानता हूँ जो आपने लिखी है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि बच्चे के अंदर शौक डेवलप हो जाए, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ना हो, इक्वली पॉसिबल है। मैं इसको ये फिर से गुजारिश करूंगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर जबरदस्ती उसे कोई काम कराया जाएगा, ये मैं और आप इस एज में भी पसंद नहीं करते हैं, जबकि हमारे अंदर बहुत सारी रेगुलेशन पैदा हो जाती है, इमोशनल रेगुलेशन। जी नजम साहब, कोई बात अगर आप फरमाना चाहें। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में, कि हमने जो अजम्पशन है नजम उसका साहब का सवाल पहले था जुनेद, अगर वो सवाल ओके करने ओके पे ओके 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 Thank you, Ji. Actually, it's two questions, one leading into the other. So the first question is कि अगर मैं ये पूछूं आपसे कि हम assumption है हमारी इस स्टेटमेंट में जो आपने शेयर की थी कि हम बच्चों का आज बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं ताकि वो फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बन जाएं, तो ये कौन सी assumption होगी among the three, causal, prescriptive और paradigmatic? ये तो कॉजल ही होगी, जिस तरह से आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं ये कॉजल ही होगी जी। that by controlling the behavior, by getting good behavior from the child today, we are actually securing that the child will be a more responsible person in future. ये तो कॉजल ही होगी जी। So इस चीज को लेते हुए अगर हम सेकंड क्वेश्चन इज कि आई न्यू ऑफ दिस assumption, लेकिन आई कुड सी दिस assumption, लेकिन मैं इसको कैटेगराइज नहीं कर सका कि कौन सी वाली है, तो ये कैटेगरीज क्यों इम्पोर्टेंट है? तीन। ठीक, यानी देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम असल में ये नहीं है कि कैटेगरीज इंपॉर्टेंट हैं, प्रॉब्लम यूं है कि जिस वक्त आप एक assumption को ढूंढने निकलते हैं, तो जब आप कैटेगोरिकली उसकी सर्च कर रहे होते हैं तो यू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। जिस तरह से आपने अभी बात फरमाई और बड़ी अच्छी assumption पॉइंट आउट की, बट in fact it stripped my own when I looked at it। तो ये जो चीज जो सामने आई है वो ये है कि ये कैटेगरी की अंदर रहकर आप देख रहे हैं तो आप ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से सर्च कर लेंगे, वरना ये बात कि उसको assumption निकालने के लिए ये कैटेगरीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप नहीं कर सके तो कोई बात नहीं। यानी अब इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था कि जो ये एक्सरसाइज है इसको हम आमतौर पर एक सोशल एक्सरसाइज के तौर पर ही रखते हैं। देयर आर मेनी पीपल इन्वॉल्व इन दिस, जिसमें कि एक आदमी दूसरे आदमी से इख्तलाफ भी कर सकता है, तो इट इज परफेक्टली ऑल राइट। यानी एज लॉन्ग एज यू आर पॉइंटिंग आउट दी assumptions, ये जो कैटेगरीज हमने बनाई हैं इसको सिर्फ इस तरह समझ लीजिए कि ये असल में ये कॉजल, प्रिस्क्रिप्टिव और पैराडाइमेटिक, यूं समझ लें कि आई एम सॉरी द अदर वे अराउंड, पैराडाइमेटिक assumptions आर द मोस्ट बेसिक। ठीक है जी। पैराडाइमेटिक assumption मिसाल के तौर पर ये जो आपने अभी पॉइंट आउट किया कि इंसान के अगर बिहेवियर को मैं आज कंट्रोल कर लूं तो वो फ्यूचर में एक अच्छा इंसान बन जाएगा, ये असल में मुझे मेरा जो पैराडाइम है अबाउट ह्यूमन बीइंग्स डेवलपमेंट, ये उसको बता रहा है। ठीक है जी। वो पैराडाइम ये है कि इफ आई डेवलप इन माय चिल्ड्रन और व्हेन आई एम अ यंग पर्सन, एक बच्चा हूं मैं, इन्फेंट हूं या चाइल्ड, उस वक्त अगर मेरी अच्छी तरबियत कर दी जाए तो मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाता हूँ। ये मेरा एक पैराडाइम है। ठीक है जी। और उसके मुताबिक मेरी कॉजल और प्रिस्क्रिप्टिव assumptions भी बनती चली जाएंगी। दिस इज ओनली अ मैटर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि अगर आप इसको ऑर्गेनाइज इस तरह नहीं कर रहे तो आप कर नहीं सकेंगे, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है जी। ठीक, थैंक यू जी। मोस्ट वेलकम जी। जी जुनेद, आपका सवाल। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हमने एक assumption है उसका हमें पता चल गया, फिर हमने ये फैसला करना है कि ये गुड है या बैड है, ठीक है, तो वो जो डिसीजन है वो उसकी यार्ड स्टिक क्या है, यानी हमें कैसे पता चलेगा? वरना तो यानी एक बंदा है जो उसने अज्यूम किया हुआ है या जो उसका एक सोशली उसने ऑब्जर्व किया, उसे वही ठीक लगता है कि यार ये ऐसे करोगे तो ऐसे होता है, ये बंदा जिंदगी में ये कर रहा है, यहाँ होता है, ठीक है, या आप अपने बारे में देखते हो तो आपको तो वो चीज़ें गुड ही लगी होती हैं, तो यार्ड स्टिक क्या है, वो हमें कैसे पता चलेगा, यानी वो स्टैंडर्ड क्या है जिसमें हम माप के जान सकते हैं कि ये अच्छी है या ये बुरी है?
एक्यूरेट है, मतलब ये अजम्पशन एक्यूरेट है या ये अजम्पशन इसको यूनिवर्सलाइज किया जा सकता है, इसको जनरलाइज किया जा सकता है, असल में ये है चीजें। ठीक है जी, ये मतलब नहीं है लेट्स से समथिंग इज वर्किंग फॉर मी, मेरे लिए मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये काम बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ रिजल्ट, मैं अपने बच्चे के बारे में जो ये चाहता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बने, उसमें मेरा रिजल्ट, मेरा क्राइटेरियन ये है कि उसका स्कूल का रिजल्ट अच्छा आया करे, मिसाल के तौर पर, और मैं जो कुछ कर रहा हूँ उससे वो अचीव हो रहा है, तो मैं ऑब्वियसली अब जो चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी मेरे लिए वो ये जज करना है कि जो मैंने टारगेट रखा हुआ है वो ठीक भी है या नहीं है। ठीक है जी, आप ये समझते हैं कि नहीं इट इज ऑल राइट फॉर मी, असल में जो आदमी ये कह रहा है कि इट इज ऑल राइट फॉर मी, वो बेसिकली वो इस पर गौर करने को तैयार नहीं है। ठीक है जी, कि मैं आई वुड लाइक टू वो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करने के लिए आमादा नहीं है। आप ये कहते हैं मिसाल के तौर पर उसे कि मुझे ये बताइए कि आप बच्चे का अच्छा रिजल्ट क्यों चाहते हैं। ठीक है जी, और वो बताता है कि उसकी जिंदगी की कामयाबी के लिए। अच्छा, अगर अगर ये बात सही है तो फिर इसका मतलब है कि हर अच्छे रिजल्ट के बच्चे जो हैं उनको जिंदगी में कामयाब होना चाहिए, क्या ये वो कह रहा है? तो एज सुन एज यू रियलाइज दिस कि नहीं ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हर ए ग्रेडर जो है वो दुनिया में हमेशा अच्छी कामयाब जिंदगी गुजारता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो अब आपकी वो जो अजम्पशन है वो चैलेंज होनी शुरू हो गई है। असल में अजम्पशन चैलेंज हो रही है अगर, तो इसका मतलब है कि वो इसके अंदर कोई यूनिवर्सैलिटी नहीं है। इफ एक आदमी फिर भी ये कहता है कि नहीं मैं मुतमईन हूँ, तो ठीक है, उसको तो कुछ नहीं किया जा सकता। यानी मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जी कि जो हु वुड लाइक टू रिकंसिडर देयर आइडियाज एंड मेक देम मोर अप्रोप्रिएट। अगर हम उन लोगों में से हैं तो हमारे लिए तो ये बड़े फायदेमंद चीज होगी। जो आदमी नहीं पसंद करता ये, वो नहीं कंसिडर करना चाहता कि मैंने अपने आइडियाज को रिव्यू करना है, उसको मजबूर तो नहीं किया जा सकता। सर जब ये एक अजम्पशन है वो यूनिवर्सल हो जाती है तो फिर वो रियलिटी नहीं बन जाएगी आपके ख्याल से? क्या रियलिटी इसी को जी ही जी, कहते हैं? अब एक्चुअली एक्चुअली यानी वो जो जिस चीज को आप कह रहे हैं ना कि यूनिवर्सल अजम्पशन है, आप ये कह सकते हैं कि वो फिर रियलिटी ही होगी। लेकिन जब भी आप उसको प्रेमिस बनाएंगे तो उसको दोबारा से चेक करना चाहिए हमें। यानी चेक किस तरह, मतलब व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि हमें अगर एक चीज मैं मुतमईन हो गया हूँ कि दिस इज व्हाट रियलिटी इज, तो ठीक है, लेकिन जिस चीज को मैं रियलिटी समझ रहा हूँ अगर वहां पर किसी और से मुझे इख्तलाफ हो गया, अब नाउ द डोर हैज टू बी ओपन कि मैं इस पर दोबारा गौर करूं और मिलके उस पर गौर करते हैं, देखते हैं कि असल फिर रियलिटी क्या है। यही तो सारी जिंदगी की आजमाइश है ना जी हमारी। सर जिस तरह से कहते हैं कि हार्ड वर्क करने वाला वो जिंदगी में उसको फल जरूर मिलता है, ठीक है, तो अब आप इसको क्या समझते हैं, रियलिटी है या अजम्पशन है? जिस तरह से एक मजदूर की मिसाल ले लो, एक मजदूर तो वो सारी जिंदगी हमसे मेहनत करते देखते हैं, हार्ड वर्क करते देखते हैं, लेकिन उसको वो सारी जिंदगी मेहनत ही करनी पड़ती है, ठीक है, तो उसको उस तरह से फल नहीं मिल रहा होता जो हम एक स्टूडेंट को या एक वर्कर्स को दे रहे होते हैं कि आज मेहनत करो कल तुम इस पॉइंट पे होगे। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल? हार्ड वर्क इज अ प्रिंसिपल। इसको अगर जिंदगी में मैं जब इस पे बात करूंगा तो मैं उसको ये कहूंगा कि अगर ये प्रिंसिपल ठीक है तो इसको फॉलो करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। यानी आई एम नॉट अ प्रैग्मेटिस्ट, मैं वो प्रैग्मेटिज्म का कायल नहीं हूं कि मैं जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव होने चाहिए। नहीं, कुछ चीजें यूनिवर्सली ठीक और गलत के अंदर कुछ म्यारात भी हैं। अगर हार्ड वर्क इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, हार्ड वर्क इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर सक्सेस अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ऑफ सक्सेस। ठीक है जी, ये जो आइडिया खुद है सक्सेस का, इसमें भी तो कुछ पैराडाइम्स इन्वॉल्व है ना। यानी मिसाल के तौर पर एक मजदूर जो है जिसको आप कह रहे हैं कि वो सारी जिंदगी मेहनत करता रहता है और वो एक सक्सेसफुल, यानी मे बी यू डिड नॉट यूज द वर्ड लेकिन दिस इज द इम्प्लीकेशन, ठीक है ना जी, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं होता। वो सक्सेस का मतलब क्या है उसमें? ठीक है जी, यानी क्या वेल्थी होना जो है ये सक्सेस है? तो ये भी एक पैराडाइम है ना। ठीक है जी, ये जो एस्पेक्ट्स हैं जितने भी हैं, अब ये जिस तरह खुलती चली जाएंगी बातें, वो उतना गौर का मौका बनता चला जाएगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है।
It is a necessary condition, but not a sufficient condition for being a wealthy person. सर ये ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं कुछ? जी, I quite agree, जी. I quite agree with that. That there is no reason to do that. In fact, बच्चा जब तक कि मेरी अपनी राय ये है कि बच्चा जब तक कि मेंटली मेच्योर नहीं हो जाता, उसको इस तरह के ना कॉन्सेप्ट्स ईदर वेज नहीं देने चाहिए. उसका वो जो कुछ भी हम देंगे बड़ी सुपरफिशियल होगी उसके लिए इंफॉर्मेशन. यानी जो दीन की तालीम है उसको हमें ये समझना चाहिए. देखिए, एक है दीन का वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जिसमें कि मैं कोई पेरेंट, कोई टीचर रोल मॉडल बन सकता है. वो बच्चों के सामने हमारे बिहेवियर्स आएंगे. मैं इसकी मिसाल पिछले भी सेशन में आपके साथ शेयर की थी ना, कि जो जब हम अपनी नॉर्मल इंटरेक्शन में जो थैंक यू, वेलकम कर रहे होते हैं, वो बच्चे भी सीख रहे होते हैं, बच्चे भी ऐड कर लेते हैं अपनी वोकैबुलरी में सब कुछ. लेकिन इसकी जरूरी नहीं कि वो सेंस बना रहे हो पूरी तरह से एग्जैक्टली जैसा कि है. जब हम मजहब की तालीम देना चाहते हैं तो पहले बच्चे को मेंटली इस लेवल पे होना चाहिए. वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है. यानी इसको यूं समझना कि ये बड़े आराम से लोगों को दिया जा सकता है. तो जन्नत जहन्नम का कॉन्सेप्ट भी एक मेच्योर रिलीजन, हमारा जो है जो कुछ भी है वो एक मेच्योर माइंड के लिए है. इसको बच्चों को देकर हम असल में प्रॉब्लम में डालते हैं. बच्चों को आप अपनी मजहबी रिवायत का हिस्सा बनाइए. मजहबी रिवायत का हिस्सा बनाने का मतलब ये है कि आपके घर में जो रिलीजन प्रैक्टिस किया जा रहा है वो बच्चे भी प्रैक्टिस करने लग पड़ेंगे. यानी वो उनको समझाने, कुछ उनको तरगीब देने की जरूरत नहीं है. वो असल में बस ये कहने की जरूरत है कि ये बड़े ऐसे करते हैं. वो बिकॉज दे वांट टू शो देमसेल्व्स कि वो भी बड़े हैं, वो उसका हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे. दैट्स अबाउट इट. लेकिन एज दे मैच्योर मेंटली, इमोशनली, तो फिर ये चीजें उनको इंट्रोड्यूस करानी चाहिए. वरना दे कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट समटाइम्स. सर एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जी जी क्या वजह है कि अभी आपने जैसे बताया कि दोनों टॉपिक्स बड़े एकेडमिक हैं. एक तो ये भी पूछना चाहिए थी कि और इसको आप कैसे रिलेट करेंगे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को आपस में. और सेकेंडली ये कि अगर एक इंसान तैयार होता है इस बात के लिए कि मैंने खुद को ठीक करना है और आप सही करेंगे, तो फिर क्या वजह होती है कि जब हमारी एग्जाम्पशन हमारे सामने आती हैं तो जरा सी भी चेंज होती है तो हम बैकआउट कर कहेंगे नहीं नहीं चीज इस तरह से. तो फिर इसमें एक डिसीजन के बावजूद है करने लग जाता है और वो वहीं से बैकआउट कर जाते हैं. तो इस मसले को कैसे किया जाएगा? मुझे थोड़ा सा सवाल समझने में मुश्किल हुई है जी. अगर हसनैन आपको समझ में आया हो. मुझे पास आवाज कुछ कट रही थी. जी आवाज कट रही है सोबिया साहिबा की. आप काइंडली दोबारा ट्राई कर लें अगर आपका माइक. जी आई एम वेरी सॉरी. अब भी क्लियर है? बीच में जी कुछ थोड़ी सी मैकेनिकल हो जाती है आवाज, मेरे पास भी पहुंचती है ना, तो वो दिस माइट बी माय प्रॉब्लम. मेरे कनेक्शन की प्रॉब्लम भी हो सकती है. नहीं जी, सोबिया साहिबा क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे भी ये इशू आ रहा है. ठीक है जी. आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले. नहीं, देखिए ये बात कि मैं एक चीज, मेरा एक आइडिया है जिसके अंदर कोई ऐसी अजम्पशन है जो चैलेंज हो गई है, तो इस सूरत में असल में आई शुड रिकंसिडर दैट अजम्पशन और फिर देखना चाहिए कि क्या उसके नतीजे में मेरे अल्टीमेट आइडिया पे क्या फर्क पड़ा है. यानी अगर पता ये चल गया आपको कि इंसान महज बिहेवियर नहीं होता, ठीक है जी, उसकी इंटरनल प्रोसेसेस ठीक होने चाहिए. अगर आप ये चाहते हैं कि इंसान को, एक अच्छा नेक इंसान को मैंने डेवलप करना है, तो इंसान के अंदर तरगीब से, उसके अंदर समझ से, उसके प्रोसेसेस को ठीक होना चाहिए. तो फिर आपकी जो तवज्जो है वो उसके इमीडिएट बिहेवियर से हटनी चाहिए.
वरना जैसे ही आप इमीडिएट बिहेवियर पर रखेंगे उसकी तवज्जो, आपका कंट्रोल करने की ज़हनियत फिर से पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो जब हमें ये पता चल जाए कि एक assumption जो है वो ठीक नहीं है या वो यूनिवर्सल नहीं है या उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं निकलते हैं, तो हमें फिर उस आइडिया पर पूरा गौर करना चाहिए जी। That is what critical reflection would require. जी। कोई और सवाल है जी किसी का? जी सोबिया, अगर आप फिर से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज ओके ऐसा लग रहा मैं है से हाँ, आई हैव मूव्ड। जी। अब आ रही है इसकी आवाज? आवाज आपकी बार बार थोड़ी सी खराब हो जाती है जी, पूरा जुमला पूरा नहीं आता। ओके चलें ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह खैरियत रखे जी। ऐसा लग रहा है वक्त हाथों से फिसल रहा है और बहुत सी विजडम दरकार है खुद को, किरदार को बनाने के लिए। एज अ 30-year-old woman, where should I start from? A key to it. I would honestly think that अल्लाह ताला जो टाइम दे रहा है, एक बात तो ये कि आप इस चीज को भूल जाइए कि आपने पहुंचना किधर है। उस जिंदगी के प्रोसेस को आपने ठीक यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है अगर, और ठीक यूटिलाइज करने का फैसला कर लिया है, तो असल में ये जर्नी ही हमारी डेस्टिनी है और हम इस पर कोई इख्तियार नहीं रखते हैं कि हमने किधर पहुंचना है। ये 30 बरस की जिंदगी है या 130 बरस की है, whether your time is limited or you have मेरा ख्याल है हम आज का सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो आज हम प्रोग्राम यहीं पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे हम आई होप सो कि बेहतर रहेगा प्रोग्राम। सो थैंक यू वेरी मच। आप तमाम हज़रात की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।